तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। लेक्चर 2 है आपका ये। हाँ जी, इफ यू रिमेंबर लेक्चर 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने स्टार्ट किया था विद चैप्टर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें डिमांड का कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 5 मिनट्स में। देन फिर हम आगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड के फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, सर ये बुक ठीक है ना? हाँ बेस्ट बुक है ये। डिमांड का मीनिंग क्या था बेटा, याद है सबको? डिमांड मीन्स जिसमें तीन वर्ड्स हैं, डिजायर, वांट एंड डिमांड। लास्ट कर आप एब्सेंट थे ना, अपने लेक्चर देख लिया था ना? ठीक है, समझ आ गया आपको रिकॉर्डिंग से? ठीक है जी। तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, डिजायर, वांट एंड रेडीनेस। जब मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूँ तो वो सिर्फ मेरी डिजायर है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं होते। फिर जब मेरे पास उसको परचेज करने की परचेजिंग पावर भी है, मनी भी है, दैट इज कॉल्ड वांट। और देन वी आर रेडी ऑल्सो, हम आज उसको खरीदना भी चाहते हैं, मीन्स वी आर रेडी टू अपार्ट फ्रॉम मनी, तो वो बन जाती है डिमांड। तो डिमांड में तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए। जब तीनों एलिमेंट्स होंगे तो हम तीन एलिमेंट्स को लिखने की जगह पे डिमांडेड वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो फिर डिमांड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फर्गुसन हमने की थी कि इट रेफर्स टू डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। किसकी? who demands? Consumer. Demanded by consumer who is able willing। एक चीज वर्ड ना लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ डिमांड, डिमांडेड या डिमांड। ठीक है, टू बाय एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, बाय डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, अदर मीन्स इक्वल। ये हम आज करेंगे, यहाँ तो पहुंच जाएंगे कि वो इक्वल क्या है, कांस्टेंट क्या है। फिर उसके बाद डिमांड को हम एक्सप्लेन करते हैं एक और कॉन्सेप्ट के साथ। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इकोनॉमिक्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स बनाते हैं, जो इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते हैं। इकोनॉमिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में डिफरेंस है बेटा। एक डिमांड का मीनिंग होता है डिफरेंट क्वांटिटीज, क्या होता है? डिफरेंट क्वांटिटीज। और क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आपको डिफरेंट क्वांटिटीज मिलेंगी कि प्राइस अगर 10 है, क्वांटिटी मतलब तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होंगी। अगर प्राइस 10 है तो 10 रुपए पे यू आर रेडी टू बाय 5। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में किया था। बट अगर आपको चूज करना पड़े तो आप इनमें से कोई एक चूज करोगे कि ठीक है सर, अगर आज आपकी प्राइस, अगर आज प्राइस 30 रुपीज है तो मैं 30 रुपीज के ऊपर कितनी क्वांटिटी लूंगा? 3। तो ये मेरी स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिमांड का मीनिंग जरूर डिफरेंट क्वांटिटीज है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमारी डिमांड कभी बढ़ती है कभी कम होती है। बट जब हम परचेज करते हैं तो हम एक डेफिनेट क्वांटिटी परचेज करते हैं, डेफिनेट क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसलिए बेटा एक छोटा सा लाइन है, बस ज्यादा नहीं है, कि यहां पर एक डिफरेंस है क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू पर्टिकुलर क्वांटिटी, बाकी सब सेम है बस। और पर्टिकुलर प्राइस, गिवन प्राइस। क्योंकि जब आप बुक सेलर के पास, सॉरी, जब आप फ्रूट सेलर के पास जाओगे, वो थोड़ी बोलेगा मैंगो का रेट 10 भी है, 20 भी है, 30 भी, 40, 50 भी है। आप बोलोगे एक बताओ, बोलेगा आज का रेट 40 है, तो आप बोलोगे ठीक है, अगर आज का रेट 40 है तो मैं परचेज करूंगा 2। तो 2 आपकी बन जाएगी स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट यू हैव परचेज्ड एट गिवन प्राइस। गिवन प्राइस क्या है? 40। तो डिफरेंट वर्ड हट जाएगा बस। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू पर्टिकुलर क्वांटिटी। एक तो ये पॉइंट था जो हमने कल नहीं किया था, क्योंकि कल येस्टरडे फर्स्ट डे था, तो मेरा ध्यान सिर्फ एक इंट्रो पे था। सिर्फ आपको इंट्रो सिखानी थी और बताना था कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है। उसके बाद फिर आता है डिमांड शेड्यूल। अब हम नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे और साथ साथ में बेटा बुक्स भी स्टडी करनी है आपको। बुक परचेज कर लो, आपकी मर्जी है, कोई भी, मेरी तरफ से बुक रेकमेंड हो चुकी है, आप वाली बुक परचेज करोगे। ठीक है,
अदरवाइज आपकी चॉइस है, स्कूल बुक भी चलेगी, आपकी मर्जी है। अब डिमांड स्केड्यूल, लेकिन जो भी बुक है उसको आज स्टडी करना शुरू करो, उसमें भी सेम ऐसे दिया होगा, आगे पीछे हो सकता है, बट जहां भी दिया है वहां से ढूंढ के उसको पढ़ो, वहां से नोट्स भी पढ़ने और बुक भी। फिर पीपीटी के ऊपर हम आएंगे एक दिन, जितना टॉपिक हमारा हो गया मैं आपको पीपीटी में से टीच कर दूंगा। वहां पर पीपीटी शेयर हो चुकी है आपके ग्रुप के अंदर। डिमांड स्केड्यूल क्या है? ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है। क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, किस चीज की? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी। बाकी सब सेम है, बस एक टेबुलर प्रेजेंटेशन वर्ड लगाओ, एक नई डेफिनेशन बन गई। टेबुलर प्रेजेंटेशन लगाते ही एक न्यू डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई वो? डिमांड स्केड्यूल। स्केड्यूल मीन्स टेबल। और वो क्या शो करता है? वो एक इनवर्स रिलेशन शो करता है, वही मीनिंग सेम, पर उसके दो टाइप्स हैं, ये आज हमें पढ़ना है बेटा। यहां तक तो मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब हमारा जो डिमांड स्केड्यूल है वो दो तरह का है। हाँ जी, वापस आ जाओ। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल का मतलब एक कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, मैं सिर्फ एक कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, तो वो इंडिविजुअल वर्ड क्या? इट मीन यहाँ पे दो वर्ड्स की बात होगी। अगर इंडिविजुअल लगा होगा तो हम बोलेंगे डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर, और अगर स्केड्यूल लगा हो तो बोलेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल क्या मीनिंग बना? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू टेबुलर presentation of various quantities of a commodity demanded by a consumer। वो मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए, जो जो वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अ कंज्यूमर इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। अच्छा, आप भी आगे से एक हाईलाइटर लेकर आओगे, है ना, कोई भी कलर का हाईलाइटर, एक हाईलाइटर रख लेना अपने पास बैग में। जब भी ट्यूशन आओगे तो नोट्स में आपको हाईलाइट करने हैं इन पॉइंट्स को, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस, बाकी सब सेम है। तो जब भी आएगा बेटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या याद कराएगा आपको? बोलो, इंडिविजुअल क्या याद रहेगा? कंज्यूमर। और स्केड्यूल क्या याद रहेगा? टेबुलर प्रेजेंटेशन। दो वर्ड्स क्लियर, आगे बढ़ूं मैं। और टेबल आपके सामने है ही है, समझाई दिया था लास्ट क्लास में। और फिर वो टेबल क्या शो करता है? वही जो टेबल लिखा होता है कि अगर प्राइस 10 से 40 होती है, ये भी लिखना होता है ना हमें टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मेरे मैंगो का प्राइस 10 से 40 होता है तो मैंगो की डिमांड 5 से, और इससे कौन सा रिलेशनशिप होता है? अब हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। यहाँ भी दो वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक मार्केट है और एक स्केड्यूल है। जो मार्केट वर्ड है उसका लिंक ऑल कंज्यूमर से है। किसे है? ऑल कंज्यूमर। सारे कंज्यूमर्स जितने मार्केट में है। अब मान लो इस टाइम क्लास में आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपकी डिमांड क्या बन गई? ऑल कंज्यूमर्स, है ना, 1 2 4 10 50 100 जितने भी। एक स्पेसिफिक मार्केट में, सेक्टर 20 की मार्केट में मैंगो की क्या डिमांड है, जब हम ईयरली डिमांड निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स। बाकी सब सेम है। टेबुलर प्रेजेंटेशन, जब नोट्स लिखे गए थे तो आपको बताया था ना कि मैंने सिर्फ वर्ड चेंज किए, बस वही अंडरस्टैंडिंग है हमारी, कि मैं पूरी डेफिनेशन चेंज नहीं करूंगा, मैं अभी भी वही लिखूंगा कि स्केड्यूल का मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन, और फिर सेम डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स, बस यहाँ पे ऑल आ जाएगा। इंडिविजुअल में अ कंज्यूमर आएगा, एक कंज्यूमर, और यहाँ ऑल। टेबुलर प्रेजेंटेशन तो है ही है। फिर उस टेबल में हम क्या करेंगे? ए की डिमांड, बी की डिमांड, और दोनों को ऐड करके मार्केट डिमांड, नहीं सी नहीं बेटा, मार्केट डिमांड। और ये हमारी असम्पशन है कि देयर ओनली 2 कंज्यूमर इन द मार्केट, क्योंकि अगर 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उतना ही बढ़ता जाएगा टेबल, इसलिए पंगा लेना नहीं है, दो ही बोलते हैं, ए एंड बी। दो तो मिनिमम लोग हैं ना, एक बंदे से तो मार्केट बनती नहीं, दो से मान सकते हैं हम कि दो ही लोग हैं जो मैंगो परचेज करते हैं मार्केट में, ए एंड बी। तो ए की फैमिली के हिसाब से उसको 4 kg चाहिए, क्योंकि यूनिट्स का मतलब किलोग्राम्स होगा, और बी को 5 चाहिए। इसका मतलब अगर आज मैंगो का रेट 10 रुपीज हुआ तो मार्केट में ए परचेज करेगा 4,
बी परचेज करेगा 5 और सी परचेज करेगा, सी है नहीं, चलो ए प्लस बी इक्वल टू मार्केट, तो मार्केट में कितना बिकेगा 9। ऐसे ही जब प्राइस 10 से 40 हो जाएगी तो वहां डिमांड कम होके ए की डिमांड भी कम होगी और बी की होगी। ए की 4 से 1 हो जाएगी, बी की 5 से 2 हो जाएगी, 1 + 2 3, तो मार्केट डिमांड कम होगी। जो लिखा है वो रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। यहां से यहां तक रीड कर लो बेटा, नोट्स में से पढ़ लो या स्क्रीन पे लिखा हुआ है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको? प्रणव, वंशिका, ओके बेटा। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलें अब आते हैं कर्व पे बेटा। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, गुड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये री वर्ड दिख रहा है सबको? ग्राफिक वर्ड दिख रहा है? बस ये वर्ड याद करना है उसका, वो तो पता ही है। कर्व क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज की? डिमांड शेड्यूल, जो क्या शो करता है? हाँ, तो आप चाहो तो यहाँ वो लिख सकते हो, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय अ कंज्यूमर या बाय ऑल कंज्यूमर। अगर अ कंज्यूमर होगा तो क्या बन जाएगी? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर बाय ऑल द कंज्यूमर होगा, मार्केट डिमांड कर्व। इन दोनों की मीनिंग रीड करो बेटा एक बार। फिर वो डायग्राम बनाने को कहा था, बनाया आपने? वो अभी यहाँ बना सकते हो उसके अंदर। रीड कर लिया बेटा मीनिंग। चले आगे। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक कंज्यूमर की है, मार्केट का मतलब ऑल कंज्यूमर्स की है। फिर वो स्केड्यूल पूछते हैं तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, अब कब पूछते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे बेसिक्स हो गए, ठीक है, समझ आ गई? इकोनॉमिक्स अकाउंट से बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी आपको, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। दोनों में कोई लिंक नहीं आपस में इस तरह का, पर है कि दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए हैं। एक बिजनेस को अलग तरह से स्टडी करती है अकाउंट्स, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं। अब इसका एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम नोट्स पे नहीं बनाना बेटा, आपको अपनी इकोनॉमिक्स की कॉपी पे ही बनाना है, अगर बनाना है तो। ये होमवर्क है आपका, क्लास वर्क नहीं है। सर एक बॉक्स में नहीं बनाना? बनाना इसी के अंदर, लेकिन घर पे जाके, फिर आप घर पे जाके तो फ्री हो जाओगे। अभी बना लिए तो कोई बात नहीं, पेंसिल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। बाकी हमेशा आपके लिए होमवर्क रहेगा, नोट्स के अंदर डायग्राम्स नहीं बने होंगे, ये आपको बनाने होंगे एज ए होमवर्क। हाँ, यहाँ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसको कॉपी करना हो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। जो भी इकोनॉमिक्स की कॉपी एक लगाओगे ना, क्लास वर्क रजिस्टर, एक क्लास वर्क रजिस्टर ही इनफ है इसमें। इसमें दो रजिस्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट कभी कभी आया करेगा। तो क्लास वर्क रजिस्टर में ही आप होमवर्क कर सकते हो। बस एक रजिस्टर लगा लो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स क्लास में सिर्फ वो रजिस्टर ऑन होगा, अकाउंट्स के रजिस्टर में कुछ नहीं लिखना आपने, अकाउंट्स नोटबुक में कुछ नहीं। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये आपको मैंने कल समझाया था, याद है? डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन वाई एक्सिस। डिमांड को एक्स पे ले रहे हैं, प्राइस को वाई से। और फिर वो जो डी डी बन रही है, याद है? मैं अभी रफली बना देता हूँ, ये देखो बेटा, मैं रफली एक बना देता हूँ डायग्राम। ऐसा था कुछ, अगर प्राइस 40 है तो हमारी डिमांड 1 थी या 2 थी, और अगर प्राइस 10 है तो डिमांड 5 थी। बीच के पॉइंट्स भी हैं,
नहीं भी बनाओगे बीच के पॉइंट तो भी चलेगा। अब यहाँ से दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लो, तो क्या बन गई, डी डी इज द डिमांड कर्व। तो डी डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, बोल के दिखाओ। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्योंकि वो अपर लेफ्ट से लोअर राइट आती है। और क्या रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव स्लोप या नेगेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, हाँ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, बाकी तो एग्जांपल है कि प्राइस अगर 10 से 40 रुपीज होती है तो डिमांड 5 से 2 हो जाती है, लाइक दैट। रेफर टू टेबल, टेबल में जो वैल्यू लिखी हुई है, तो टेबल का ही डायग्राम बनता है, इसलिए हर बार पहले एक टेबल बनेगा इकोनॉमिक्स में और फिर उसका एक डायग्राम। क्लियर, चले आगे। अब आते हैं मार्केट डिमांड पे। मार्केट डिमांड कर्व क्या है, ये एक सिंपली क्या है, सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डिमांड स्केड्यूल, सब सेम है। बस दो वर्ड्स आपको समझ देने हैं कि अ कंज्यूमर या ऑल कंज्यूमर्स, क्योंकि ये मार्केट डिमांड कर्व है, क्योंकि कर्व यहाँ गलती से टेबुलर प्रेजेंटेशन मत लिख देना, कर्व है तो कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, आगे सेम है। अब इसमें दो टेबल्स बनेंगे, ध्यान दीजिए, जो टेबल हमने ऊपर बनाए हुए, एक टेबल ए का बनेगा, उसकी में ए की वैल्यूज आएंगी, बी का टेबल बी की वैल्यूज, और दोनों को मिलाकर किसका, सी का। अब ये डायग्राम क्या बनेगा, वो ऐसे बनेगा, यहाँ पर तीन बनेंगे यहाँ पर। अब ये आपने यहाँ नहीं बनाने, ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी रफ कॉपी या इकोनॉमिक्स की कॉपी पे नोट कर लेना है, मैं आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ। तीन डायग्राम बन गए बेटा। अब तीनों डायग्राम में क्या लिखना है, वाई, ये अब आपको समझना है, साथ में नोट करना, नोट करते रहो, एज ए होमवर्क आपको नोट्स पे बनाने हैं, कोई भी क्लास में नहीं बनाएगा नोट्स के ऊपर। प्राइस रुपीज में होगी, प्राइस रुपीज में, क्वांटिटी यूनिट्स में, यूनिट्स मतलब किलोग्राम, लीटर, मीटर, कुछ भी, जो भी यूनिट्स होंगे। अब मैंगो तो किलोग्राम से मिलते हैं और मिल्क लीटर्स में मिलते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हम क्या, अगर क्लोथ परचेज करें तो मीटर, सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। टैक्सी ड्राइवर क्या बोलते हैं, 10 रुपए पर किलोमीटर, तो सबका एक यूनिट होता है, तो टैक्सी ड्राइवर पर किलो के हिसाब से नहीं, जब वो दिल्ली लेके जाएगा आपको, चंडीगढ़ से दिल्ली, तो वो किलोग्राम थोड़ी देखेगा कि चंडीगढ़ से दिल्ली कितने किलोग्राम है, हम बोले कितने किलोमीटर है बोलो, है ना, तो 250 किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर के 10 रुपए तो 250 किलोमीटर के 2500, तो आपसे टैक्सी के पैसे लेगा 2500। हर किसी का एक प्राइस होता है उसके यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। तो प्राइस रुपीज में, क्वांटिटी यूनिट्स में, ये बातें, ये चीजें आपको तीनों डायग्राम में लिखनी है, यहाँ पे सेम लिखनी है, ठीक है, लिख लो पहले आप।
ठीक है जी। अब एक्स ए का बनाते हैं। यहाँ जो बनेगी, यहाँ डिमांड कर्व ए की बनेगी। ए कौन है? ए कौन है भाई? कंज्यूमर। डिमांड कर्व बी की, राम शाम लिख सकते हो आप। डिमांड कर्व राम की, डिमांड कर्व शाम की, और राम और शाम से मिलके क्या बनती है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। तो यहाँ मार्केट डिमांड कर्व बनेगी। ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज, वाई एक्सिस पे प्राइस, तीनों डायग्राम्स में लिख लेना आपने। ठीक है। अभी आप एक बार रफली प्रैक्टिस कर लो, फिर घर पे आपने फेयर वर्क करना है नोट्स के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, मैं चेक कर सकता हूँ आपके नोट्स में बना होना चाहिए, नहीं बना फिर क्लास के बाहर जाओगे बना के लेके आओगे, उतने में आपका लेक्चर मिस हो जाएगा। अब प्राइजेस यहाँ देखते हैं। प्राइजेस क्या है बेटा? 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40, 50 सपोज जो भी है। 10, 20, 30, 40, 50। टेबल चेक कर लें एक बार, वापस नोट्स में चलते हैं। 10 to 40 है सर, आप 50 तक लिख लो, कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर, अगर प्राइस 10 है तो ए की डिमांड 4 है, बी की 5 है, ये मैक्सिमम है। तो अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे 4, 5 को मेजर करना है हमें। यहाँ पे 1 अगर ये गैप है, 2, 3, 4। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे उतने उतने गैप, जितना ये मैंने यहाँ लिया ना, उतने गैप यहाँ लोगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, आपके हिसाब से अपना स्पेस दे देना। यहाँ 9 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो पूरा हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम तीनों का बना सकते हैं। जब प्राइस 10 रुपये बेटा, 4 यूनिट से, तो 4 कहाँ आएगा? यहाँ इसको लिख लो 4। जबकि बी की डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, उसके घर भी, उसमें घर में फैमिली के हिसाब से रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मे बी मेंबर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वो 5 परचेज करता है, तो वो ठीक है। 10 पे 4 और 5, तो मार्केट में 10 पे कितना हो गया? 9। देन फिर प्राइस 20, 30, 40, 50। 50 वैसे है ही नहीं टेबल में, बट वो आपकी चॉइस है, ले सकते हो यहाँ तक। तो बेटा कंप्लीट करो इसको, आप बनाओ सब लोग। एवरीवन 20 पे डिमांड कितनी कम होगी? 30 पे और कम होगी, 40 पे और कम होगी। ये ए की बन गई। ऐसे बी की 20 पे 4 है, बी की डिमांड ए से एक ज्यादा है बस। बट हम एक समझ पा रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो कि जब प्राइस 10 है तो ए की डिमांड 4 है, बी की डिमांड 5 है, मार्केट की डिमांड 9 है। ये टेबल आपका, जिसको स्केड्यूल बोलते हैं। लेकिन जब प्राइस 10 से 20 रुपए होता है कि ए की डिमांड भी कम हो जाती है, 4 से 3, बी की डिमांड भी, 5 से 4 और मार्केट डिमांड 7। इसलिए जैसे जैसे किसी चीज का रेट बढ़ता जाता है, मार्केट में डिमांड उसकी कम होती रहती है। ये लॉ डिमांड है।
क्या है, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि एक्चुअली ये लगता ही नहीं, रियलिटी में लगता ही नहीं है। जो चीजें महंगी हैं सब उनकी डिमांड भी क्यों ज्यादा है, उनकी डिमांड इवन ज्यादा है कई बार, है ना। जिस डॉक्टर की फीस 1000 है, उस डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं है, इतने पेशेंट्स हैं। आप चेक करो, हॉस्पिटल में जाओ, आप फोर्टिस हॉस्पिटल में जाओ, फोर्टिस में एक आम डॉक्टर की फीस 1200 रुपये है, और वहां इतना रश है। तो ये हम कहते हैं कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, लेकिन साथ में ये भी बोल देते हैं अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन अगर अदर फैक्टर्स अपना काम करके दिखाएंगे तो प्राइस मैटर नहीं करती। तो आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, प्राइस डजंट मैटर, कि सर मेरे को बेस्ट चाहिए, बेस्ट, पैसे की परवाह नहीं करती, पैसे का मत देखो, आप बेस्ट चीज बताओ क्या है। तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसलिए अभी तो फिलहाल ये बोल रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी, बाकी चीजें अगर सेम रही, ए की डिमांड भी कम होगी, बी की डिमांड भी कम होगी, मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, कम। ऐसे करते थे आपने पहुंचना है मार्केट डिमांड पे। अब देखो बेटा, ए और बी की डिमांड को ऐड करना है। अब ध्यान से देखो मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, जो कल भी मैंने हिंट दिया था, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। इसको बोलते हैं कौन सा समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली मैंने ऐड किया क्योंकि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है। तो मैंने 4 लिया, 5 लिया, दोनों को ऐड कर कितना मैंने 9, 4 + 5 9। ऐसे ही 3 + 4 7। तो 20 पे मार्केट डिमांड क्या है, 7। देन 2 + 3 5। 1 + 2 3। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे सब पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक डिमांड का बनेगी, जिसका नाम क्या रखेंगे हमेशा, डी टी। ये ऐसे ही रखना है, डी डी रखना है, सी सी ए मत रख देना, आपकी चॉइस नहीं है। डी डी इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए, और इन पॉइंट्स को मिला के डी डी इज द डिमांड कर्व ऑफ बी, एंड इन सबको मिला के डी डी इज द डिमांड कर्व फॉर मार्केट डिमांड कर्व, जो कि हमने हॉरिजॉन्टल समेशन से निकाली है। अब नोट्स में जो लिखा वो एक बार रीड कर दो, कोई डाउट है, इतना हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स में क्या रीड करना बेटा, यहाँ पे देखो, मार्केट डिमांड कर्व लिखा है जहां से, यहां से लेकर एंड तक रीड कर दो, यहां तक, फिर भी डाउट बताइए। डायग्राम आपके सामने है ही है, और वो डायग्राम आपने घर पे इसमें बनाना है, ए का डिमांड कर्व, बी का, मिला के मार्केट का।
टेक्निकली या ज्योमेट्रिकली हमने क्या किया, जैसे आपकी ज्योमेट्री होती है ना, तो हम कर्व्स को ऐड करते हैं, हमने हॉरिजॉन्टल समेशन किया, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे डिराइव होती है, ए और बी की डिमांड कर्व से। ए की डिमांड कर्व और बी की डिमांड कर्व को अगर हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपका सेकंड लेवल आ गया, ये आपके बेसिक्स होते हैं जो फर्स्ट डे स्टार्ट होते हैं, सेकंड डे में ओवर हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा है इसके अंदर, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन का मीनिंग डिमांड किस पे डिपेंड करती है। जैसे आपकी डिमांड अगर होगी किसी चीज को लेके, वो किस पे डिपेंड है, क्या अकेली प्राइस पे डिपेंड है, नहीं, क्वालिटी पे भी होगी, है ना, अदर फैक्टर्स भी हैं, टेस्ट भी आता है एक, है ना। मान लो आप एक आइसक्रीम परचेज करने जाते हो और एक शॉप पे वो आइसक्रीम शेक मिलता है, आइसक्रीम शेक 200 का मिलता है, पर फिर भी हम जा रहे हैं वहां पे परचेज करने। ठीक है, ब्रांड्स हैं आजकल, तो वो आइसक्रीम शेक्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेक्स बनते हैं, तो वहाँ एक एक शेक जो है वो 200 का है, 250 का, 300 का, 400 का, है ना, फिर भी हम वहाँ जा रहे हैं। इट मीन्स हम, हमारी जो डिमांड है वो प्राइस को देखती, किसको देती है, टेस्ट को, हमारी ट्रेडिशंस को, हमारी इनकम को। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपकी डिमांड किस कार के लिए है, जो कार 2 लाख की है या 20 लाख की है, इसका मतलब 20 लाख की जो कार की डिमांड है वो प्राइस के कारण नहीं है, वो इनकम के कारण है। प्राइस के हिसाब से तो डिमांड कम होनी चाहिए, कि जिस कार की प्राइस ज्यादा होगी उसकी डिमांड कम होगी, जो कि आप देखो मार्केट में वही ज्यादा दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम पे भी डिपेंड है। अब देखो जिसकी इनकम, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसकी इनकम ज्यादा है, वो मारुति 800 तो चलाएगा नहीं, उसे अपनी रेपो बनानी है मार्केट में, सोसाइटी में, है ना। वो अपना मतलब कि जब फैक्ट्री में जाएगा अपनी, तो एक बड़ी सी कार में जाएगा, मे बी 50 लाख की कार में जाए, तो वो क्या शो करेगा, हम सब लोग, ये आ जाएगी बेटा बात, हम सब लोग 50 लाख की कार क्यों परचेज करते हैं बताइए, शो ऑफ करने के लिए, खुद के लिए नहीं कभी भी। खुद तो वैसे ही मजा आता है, आप मारुति चला लो या मर्सिडीज चला लो, है ना, खुद को इतना फर्क नहीं पड़ रहा। क्या होता है बेटा, मैं घर से चलता हूँ, इंस्टीट्यूट तक पहुंचना है, रास्ते में ट्रैफिक है, क्या फर्क पड़ा कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, या ट्रक में आ रहे हैं, या ट्रक चला के भी आ सकते हैं, या बाई बस आ रहे हैं या कैब में आ रहे हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं ना सोसाइटी को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए मैं बड़ी गाड़ी खरीदता हूँ, ये रियलिटी है। तो वहाँ प्राइस अपना काम नहीं करती, वहाँ क्या कर रही है, इनकम शो। सोसाइटी के अंदर हमें एक इमेज क्रिएट करनी है, अपने कोलीग्स के अंदर, अपनी वर्क प्लेस पे, है ना, अपने नेबर्स को दिखाना है कि देखो मैं कितना रिच हूँ। इसलिए लोग जानबूझ के, एक कंपटीशन सा हो जाता है, अच्छा कौन सी गाड़ी ली पड़ोसियों ने, 30 लाख की, हम 35 लाख वाली लेंगे, इससे बड़े वाली, हमारा थोड़ा स्टेटस उनसे ज़्यादा है ना, क्योंकि हमारे घर का साइज भी उससे बड़ा है, वो तो 8 मरला में रहते हैं, हम 10 मरला वाले हैं। ये बातें चलती हैं सोसाइटी में। और कोई 2 कनाल की कोठी में रहता है, कहता तुम लोगों के पास जो कार है वो तो हम खरीदते नहीं कभी, हम तो वो वाली खरीदते हैं दूसरी वाली, तो वो 2 कनाल की कोठी में जो कार होगी वो अलग ही होगी। ये ना एक सोसाइटी के अंदर एक इमेज बन गई कि कौन क्या खरीदेगा, वो किस पे डिपेंड है, इनकम पे, राइट जी। एक बड़ा बिजनेसमैन आपको कभी भी मोपेड पे नहीं मिलेगा, वो कार में मिलेगा, है ना, स्कूटी पे मतलब, ठीक है। तो एक उसको पता है कि मेरा मेरा एक स्टेटस सिंबल क्या है, तो इसलिए डिमांड ये कहती है कि डिमांड के कई फैक्टर्स हैं, कोई मुझे प्राइस के हिसाब से खरीदता है, कोई मुझे इनकम के हिसाब से, कोई मुझे टेस्ट के हिसाब से, तो इसलिए डिमांड के कई फैक्टर्स है बेटा। तो पहला फैक्टर या पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिसको हम जानते हैं, वो तो हमने देख लिया, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। रीड करो बेटा, प्राइस का डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स। लेकिन साथ में लिखा होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वो अदर थिंग्स क्या है, वो इसके बाद आएंगे। तो यहां तक तो हमने अभी तक स्टडी किया ही है ना कल से,
फर्स्ट डे हमने यही तो पढ़ा था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी का डिमांड के साथ एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड कम होती जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ देखो मेरे, लेकिन, किंतु, परंतु, अब जो होने वाला है वही रियलिटी है जो तुम्हें सुनने को मिलेगा। सोसाइटी में आज की डेट में प्राइस मैटर नहीं करती, डजंट मैटर, करती है मतलब हर किसी के लिए नहीं करती। तो इसलिए डिमांड के ना 5 फैक्टर्स बताऊंगा आज मैं आपको, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्योंकि डिमांड को हमने 2 स्टेज में पढ़ना है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। तो इंडिविजुअल का मतलब मेरी डिमांड या आपकी डिमांड किन 5 बातों पे डिपेंड करती है। उसका पहला फैक्टर है प्राइस, कि सर पहले हम प्राइस तो पूछते ही हैं। तो जब आप ट्यूशन पढ़ने आते हो आप बोलते सर फीस कितनी है, अगर मैं बोल दिया 3 लाख तो वो आपको सूट नहीं करती। तो प्राइस सबसे पहले सूट करनी चाहिए, है ना। लेकिन प्राइस अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बोल दिया कि बेटा मैं आपसे ना बहुत कम फीस ले लूंगा, बट आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, आपको समझ कुछ नहीं आएगा क्लास में। फीस कम से कम ले लूंगा, तुम बताओ कितनी लूँ। आप बोलो सर 2000, ठीक है 2000, पूरे साल की फीस 2000, पर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। फिर आप पढ़ोगे क्या? नहीं। अब यहाँ पर प्राइस मैटर नहीं कर रही, यहाँ रिजल्ट मैटर कर रहे कि नहीं सर हमें तो पढ़ना है। ठीक है, नंबर 2। अब इसलिए उनको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर। तो जहां प्राइस का इफेक्ट नहीं आता वहां पर किसका आता है? अदर फैक्टर्स का। तो उसमें 4 अदर फैक्टर्स बेटा बैक टू बैक आपके सामने आएंगे, है ना। अभी नोट्स मत पढ़ो, रिलैक्स हो जाओ, पेन को भी ड्रॉप कर दो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, सामने देखो ध्यान से। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कौन सी 2 गुड्स होती हैं जिनको हमेशा हम स्टडी करते हैं जब हम कोई चीज लेने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पार्कर का पेन परचेज कर रहा हूँ, सबको पता है ना पार्कर का क्या आता है, पेन आता है, वो 400 रुपीज का होता है। हम क्यों नहीं खरीदते वो? चलो 400 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार खर्च करने हैं, क्या महंगे, 400 की बात है। 400 का हम पिज्जे खा जाते हैं। पेन तो हाँ सर लिखना ही है नॉर्मल पेन से। नहीं, अगर मान लो पार्कर का पेन खरीदना है तो उसमें एक पॉइंट आता है बेटा, उसकी जो इंक है मतलब उसका जो रिफिल है वो महंगा है। उसका जो रिफिल है वो 150 रुपये का है। आप बोलो सर पेन तो खरीद लूं, बार बार रिफिल नहीं खरीद सकता, तो आप बोलोगे पेन से डर नहीं लगता, किस लगता है? रिफिल से लगता है। कार से डर नहीं लगता मुझे, पेट्रोल से लगता है। ठीक है, तो हम किसे बोलोगे कि कार से नहीं डरता मैं किसे डरता हूँ? पेट्रोल। पेट्रोल बहुत महंगा है और कार पेट्रोल के बिना चलेगी नहीं अगर पेट्रोल पे है, राइट। तो हम जब किसी चीज को खरीदते हैं ना, हम उसकी ज्वाइंट प्रोडक्ट को देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को। किसको? कॉम्प्लीमेंट्री। एसी से डर नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी के बिल से डर लगता है, इसलिए हम एसी को वो ज्यादा यूज नहीं करते, है ना। जैसे आप लोग चले जाओगे ना तो मैं एसी बंद कर दूंगा क्लासरूम से, मतलब मैं भी बाहर आता हूँ अगर, तो मैं ये फैन छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, आते आते रहेंगे क्लासरूम में, एसी नहीं, क्योंकि एसी का क्या बिल आता है, बिल बहुत ज़्यादा आता है फिर एसी का। तो इट मीन्स हम एसी से डरते, वो तो एक बार लगवाना है, ठीक है, मैं जैसे कैसे लगवा दूंगा, पर बाद में बिल कौन पे करेगा। इसलिए हम सबके घर में ये पॉइंट होता है कि एसी तो लगवा ले, कोई भी पेगा बिल, बिल कौन देगा। तो इसलिए बेटा जब एसी की डिमांड की बात आती है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट पे डिपेंड है वो। चंडीगढ़ में जब जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हुआ है तब तब एसी की डिमांड बढ़ी है। देखो दूर दूर तक लिंक नहीं लगता ना, लिंक है। जब जब पेट्रोल सस्ता हुआ है पेट्रोल की कार की डिमांड बढ़ी है, और उल्टा भी है, जब जब पेट्रोल महंगा हुआ है। लास्ट 4 सालों में पता है आपको क्या हुआ है, पेट्रोल का रेट कहां तक चला जाता है? जब पेट्रोल का रेट 100 तक जाता है तो कार जो पेट्रोल पे चलती है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कार पेट्रोल पे जो चलती है उसको खरीदता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल ज्यादा है। तो इट मीन जब हम कार खरीदेंगे तो कार की डिमांड, अब ध्यान सुनना बेटा इस बात को, जब हम कार खरीदेंगे तो कार की जो डिमांड है वो अपनी प्राइस पे तो डिपेंड करती है। कार की अपनी प्राइस तो इंपॉर्टेंट है ही भाई। जब मैं कोई कार खरीदूंगा तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कितने की है।
5 लाख की है, 10 लाख की है, 15 लाख की, कितने की है। दूसरा, पेट्रोल कितना पीती है ये, माइलेज कितनी है, एवरेज कितनी है, माइलेज कितनी है। तो कार की प्राइस भी कार की डिमांड को बनाएगी, और कार पेट्रोल पे अगर, तो पेट्रोल का प्राइस मार्केट में क्या है, वो भी कार की डिमांड को इफेक्ट करेगा। अब कल को अगर पेट्रोल 200 रुपये हो गया ना, पेट्रोल कार तो बंद ही हो जाएगी, फिर वो बैटरी ऑपरेटेड कार आ जाएंगी, है ना। तो इस तरह से हम कोई सब्सिट्यूट ढूंढेंगे, या सोलर एनर्जी पे चलेंगी, कुछ ना कुछ होगा, धूप में खड़ी कर दो चार्ज होगी, चला लो, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होता जाएगा। तो इट मीन्स उनको बोलते हैं कौन सी गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कार की डिमांड दो चीजों पे डिपेंड होगी बेटा। अब देखो आपके दो फैक्टर हो गए। जब आप कल गए थे यहाँ से, तब आप बोलते थे कार की डिमांड कार की प्राइस पे डिपेंड है, जब जब कार की प्राइस बढ़ेगी तब तो कार की डिमांड कम होगी। और आज मैं बोल रहा हूँ बेटा वो तो है ही है, दूसरा भी है, जब जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा कार की डिमांड कम होगी। तो इन दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन हो गया, नेगेटिव, इनवर्स। पेट्रोल का प्राइस बढ़ता जाएगा और तुम खुश होकर कार खरीदते जाओगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, कार की डिमांड कम होती जाएगी। पेट्रोल का रेट कम होता जाएगा, हमारी खुशी बढ़ती जाएगी, हम कार पे राउंड लगाना शुरू कर देंगे, चलो मार्केट का राउंड लगा के आते हैं, ऐसे ही, क्योंकि पेट्रोल का रेट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। राइट। मुझे आज भी याद है, जब मैंने 2 व्हीलर स्कूटर सीखा था, हमारे कोई एम्प्लॉय होते थे, तो वो उन्होंने सिखाया था मुझे। तब हमारे पास बजाज चेतक एक स्कूटर होता था, जिसपे मैंने स्कूटर चलाना सीखा था। तब पेट्रोल का रेट 16 रुपीज होता था, और चेतक की एवरेज थी 60 किलोमीटर। तो एक बार डलवाया, पूरा कोर्स कर लिया उसके ऊपर, मतलब 16 रुपए के 1 लीटर पेट्रोल में मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया, क्योंकि 60 किलोमीटर अगर चला लूँ मैं स्कूटर तो आगे चलाना, है ना। तो हम टेंशन फ्री होके चलाते थे, क्योंकि पेट्रोल का रेट ही क्या था, कम था। चेतक या स्कूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी, है ना, क्योंकि पेट्रोल का रेट कम था। इस तरह से ये डिपेंड करता है डिमांड का। वो चीज़ें खत्म होती जा रही है मार्केट से, जो पेट्रोल पे चलती थी कभी, कई चीज़ें। नंबर 2, दूसरी कौन सी चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जब तुम मार्केट में कोई चीज़ सर्च करते हो ना, जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल सुनना बेटा, आपको एग्जांपल्स को एंजॉय करना है मेरी, और मेरी हर एग्जांपल बड़ी फनी सी होगी, मज़ेदार होगी, और आपको कॉन्सेप्ट सिखा देगी, भूलोगे भी नहीं। और वो एग्जांपल आपको लिखनी होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एल जी ए सी, किसका, जब मैं एल जी ए सी परचेज करने जाता हूँ, तो साथ में शोरूम पता है किसका होता है, सैमसंग ए सी का। देखा ना आपने, जहां जहां एल जी होएगा ना, जहां जहां एल जी है वहां वहां सैमसंग है। एक एग्जाम्पल है, ये नहीं बोलो सब और कंपनी भी होती है, ठीक है, होता है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कंपनी को एक कंपटीशन, यस, एक कंपटीशन मिलता है, वो आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं, है ना। एल जी अपना कंपटीशन सैमसंग से करेगी, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में हो, वॉशिंग मशीन में हो, है ना। तो हम एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब मैं एल जी वॉशिंग मशीन परचेज करने जाता हूँ, तो एल जी के साथ में एक शोरूम होता है, किसका, सैमसंग का। तो अब मान लो मैंने एल जी की वॉशिंग मशीन, डब्ल्यू एम लिख दूं, मैंने एल जी की एक वॉशिंग मशीन परचेज करनी है, मैं सैमसंग के शोरूम में जरूर जाता हूँ, लेनी एल जी की है, ये पक्का बात है, हम सबके साथ ऐसा होता है ना। अब देखा होगा आपके पापा या मम्मा जब भी उनको डिसाइड पहले से होता है कि लेनी तो एल जी की है, बट एक बार ना मजा आएगा सैमसंग जाके देख के आते हैं क्या चल रहा है, हाँ क्या पता अच्छा मिल जाए। तो मतलब हम जरूर जाते हैं, क्योंकि हमें होता है ना कि जब हमने खर्च करने ही पैसे, तो मजा तो नहीं, हम मतलब सैमसंग को ट्राई तो करें, वहां जाके खड़े हो जाएं, सब कुछ बताएंगे अपने आप हमारा क्या है, तो वो कंपैरिजन करेंगे, वो अपने आप ही कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, एल जी के साथ। आपको कुछ मंजूर नहीं है, आप बस इतना बोल दो कि बस अभी हम ना वो एल जी के शोरूम से निकले हैं, और हम सोच रहे हैं कि एल जी परचेज कर लें, बस आपको इतना बोलना है, फिर चुप हो जाओ। उसके बाद सैमसंग वाले अपनी बात बताएंगे, वो सर क्या बात कर रहे हो, और एल जी तो कुछ भी नहीं आता हमारे सामने, सैमसंग की जो टेक्नोलॉजी है तो कहाँ कहाँ ले जाएंगे, फिर आपको पूरा टेक्नोलॉजी दिखाएंगे, वो ये प्रूव करेंगे कि सैमसंग बेटर है ना, होता है ना सर। हाँ, दीज आर कॉल्ड कंपटीशन या सब्सिट्यूट्स। तो मार्केट में एल जी वॉशिंग मशीन का सब्सिट्यूट है सैमसंग या वर्लपूल, है ना, बोलिए ना। अब इस पॉइंट को यूज करते हैं कैसे, अब मेरी लैंग्वेज वही रहेगी, जब जब सैमसंग वॉशिंग मशीन का प्राइस डाउन हुआ है, हाँ जी, नहीं उसको छोड़ दो, हमारा प्रोडक्ट तो एलजी है ना, वॉशिंग मशीन की डिमांड इंक्रीज, यस,
सैमसंग जानबूझ के अपना प्राइस क्या कर लेता है, कम कर लेता है, फिर बोलता है अब देखो क्या होता है। वो मार्केट हाँ, उसको पता नहीं ये चीज होने वाली है, क्योंकि आप जो कंज्यूमर हो, आप जब एलजी के शोरूम से निकल के जब सैमसंग पे जाओ, क्योंकि आप तो कस्टमर एलजी को ना मान लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जांपल में ये मानना है कि मैं एक कमोडिटी खरीदने जा रहा था एलजी, ठीक है, आई वॉज फॉन्ड ऑफ एलजी प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं कंपैरिजन करने के लिए कहाँ पहुंच गया, सैमसंग। वहां उन्होंने बोलते सर हमारा ना 30% डिस्काउंट चल रहा है, बस हम वहीं पे फिदा हो गए, हमने क्या खरीद लिया, वॉशिंग। बाय जब उन्होंने बोल दिया सर हमारे एलजी वॉशिंग मशीन का एक माइक्रोवेव फ्री, तो बस पेरेंट्स बोलेंगे बस अब तो ओके है जी, क्या लेंगे हम, सैमसंग लेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन के साथ हमारा माइक्रोवेव भी आ रहा है, बोलेंगे माइक्रोवेव हम ऑफिस में रख लेंगे अपने, चाहिए था एक माइक्रोवेव। तो सैमसंग की डिमांड की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ये ध्यान ना, मुझे ये मत बोलना कि सैमसंग की डिमांड बढ़ गई, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ एलजी की डिमांड पे सैमसंग की प्राइस का क्या इफेक्ट आता है, नहीं पॉजिटिव, डायरेक्ट, क्योंकि जब जब एल जब जब सैमसंग की प्राइस कम होगी तब तब एलजी की डिमांड कम होगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि लोग, पब्लिक एलजी से शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी किस पे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्या बोलते हैं। अब समझना कैसे है, कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, मैं चेक कर लूँ एक बार, देखो बेटा, मैं एलजी की बात कर रहा हूँ, एलजी डिमांड तीन बातों पे डिपेंड है। नंबर वन, एलजी की खुद की प्राइस पे, एलजी की खुद की प्राइस पे, और एलजी बोलेगा 2 लाख की वॉशिंग मशीन है, हम बोलेंगे ठीक है जी खुद ही घुमाते रहो हमें नहीं लेके जाना, आप ही कर लो वॉश करने, जो हमने नहीं करना, ठीक है आप रखो अपने पास, ठीक है जी। नंबर टू, सेकंड, एलजी की खुद की प्राइस तो लिमिट में चाहिए ना, फिर तुम बोलो 40,000 50,000 समझ आता है, ये 2 लाख 3 लाख का क्या मतलब है, ठीक है ना, हमें ऐसी हाई फाई मशीन नहीं चाहिए। नंबर टू, वो जो मर्जी हो बेटा, वो एक लिमिट होनी चाहिए उसके प्राइस की ना, कंज्यूमर 3 लाख 4 लाख खर्च नहीं करने वाला, मैं बोल रहा मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की, आप 2 लाख दे दो, और सर 2 लाख तो रेंज से बाहर हो गया ना, मतलब भाई सुना नहीं, क्वालिटी अच्छी होना अच्छी बात है, जब आप पढ़ोगे यहाँ पे आपको अगर टीचिंग पसंद आएगी, क्वालिटी पसंद आएगी, तो आप यहाँ रुकोगे, वो अच्छी बात है, बट प्राइस भी तो एक रेंज में होनी चाहिए ना, कॉम्पिटेटिव। मैं 2-4 हज़ार ज़्यादा ले सकता हूँ, दूसरों से कम ले सकता हूँ, चलेगा ना, 10,000 कम ज़्यादा चलेगा, पर ये तो नहीं कि अगर आम फीस 30,000 40,000 है तो मैं 3 लाख 4 लाख दे रहा हूँ, तो अकेली क्वालिटी थोड़ी ना चाहिए आपको, कम प्राइस में, प्राइस एक रीजनेबल चाहिए, तो हर कोई ढूंढते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ, ठीक है, रीजनेबल प्राइस में बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, ड्यूरेबल भी हो, है ना। अब ये नहीं कि मैं 2 दिन ही अच्छा पढ़ाता हूँ बस, ये नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा साल आपको अच्छा ही पढ़ाना है, ये आपको चाहिए ना, तो वो भी तो मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एलजी की डिमांड पे 3 फैक्टर्स काम करेंगे बेटा। पहला, एलजी की खुद की प्राइस, ठीक है, एलजी का खुद का प्राइस। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी एलजी मशीन का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड, थर्ड क्या है, सैमसंग का प्राइस। सैमसंग कौन सा प्रोडक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा नहीं कि एलजी की मशीन में सैमसंग मशीन फिट करके फिर चलती है, फिर तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एलजी की मशीन में इलेक्ट्रिसिटी डाल दो फिर चलती है ना, ये तो बात बनती है, एलजी की मशीन में इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़ती है, प्लग इन करना पड़ता है ना, आपने प्लग इन किया नहीं, फिर बोलो सर मशीन चल नहीं रही, प्लग इन तो करो, इसमें पावर तो डालो तभी चलेगी, जितनी मर्जी पावरफुल चीज़ हो, पर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलेगी ना। तो इसलिए एलजी की खुद की प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स। जब जब धरती पे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ेगा तब तब एलजी वॉशिंग मशीन की डिमांड कम होगी, वो तो सबकी होगी, मतलब कोई भी कार की, ये नहीं कि होंडा की नहीं होगी या मारुति की नहीं होगी, सबकी होगी, लेकिन हम ये बात करें कि एलजी की वॉशिंग मशीन की डिमांड पे कब इफेक्ट आता है, जब इलेक्ट्रिक रेट बढ़ते हैं। सोचो बेटा एलजी की गलती तो नहीं कुछ, एलजी की कोई मिस्टेक नहीं है, रेट कौन बढ़ा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, गवर्नमेंट, डिमांड किसकी कम होगी, वॉशिंग मशीन की, ऐसे लिंक है आपस में, इसको बोलते हैं डिमांड के फैक्टर्स।
और मैंने तो अच्छा पढ़ाया आपको, अब कोई और फैक्टर आ गया उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो किसी और फैक्टर के कारण मेरी डिमांड कम हो रही है, समझे ना? डिमांड मेरी कम होगी, रीजन कुछ और था। तो यहाँ एलजी वॉशिंग मशीन की डिमांड इसलिए कम हुई क्योंकि इलेक्ट्रिक का रेट बढ़ गया। तो इन दोनों कंसिडरेशन पे इनवर्स। लेकिन यहाँ एलजी की डिमांड इसलिए कम हुई क्योंकि सैमसंग का प्राइस भी कम हो गया। जब सैमसंग सस्ता मिल रहा है और आपको लगता है कि ये भी तो अच्छा ब्रांड है, ये भी तो सेम क्वालिटी ही है, सब्सिट्यूट हमेशा क्या होता है बेटा? सेम क्वालिटी। दो चीजों में कंपैरिजन कब कर सकते हो? सेम क्वालिटी, क्वालिटी सेम हो। मान लो मेरे पास आप कोई पेरेंट्स आते हैं, मैं बोलता हूँ कि मेरी फीस है 35,000 मान लो, तो पेरेंट्स कह सकते हैं ना कि सर हम एक और टीचर के पास गए थे, वो तो सिर्फ 28,000 ले रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ हाउ कैन यू कंपेयर? कंपैरिजन के लिए फिर आप सर्विसेज देखो, हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल, हमारी सर्विसेज, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग सिस्टम, क्या ये सब कुछ वो दे रहे हैं? तो सर वो तो ये नहीं दे रहे, फिर प्राइस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप दो एक जैसे लोगों को कंपेयर कर सकते हो, ऐसा तो कोई और भी कम पढ़ा लेगा, हो सकता है किसी का प्राइस इससे भी ज्यादा हो। तो जब आप मेरा कंपैरिजन करोगे तो आपको पहले मार्केट में मेरा क्या ढूंढना पड़ेगा? सब्सिट्यूट। क्या ढूंढना पड़ेगा? सब्सिट्यूट, जो मेरे को क्या कर सके? रिप्लेस। अगर मैं कल को बोलूँ कि बेटा ओके अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको ना, कोई और टीचर पढ़ाएगा अकाउंट्स का, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, बाहर बैठा हूँ, तो अब वो सेम तो नहीं पढ़ाएगा, या तो मेरे से भी अच्छा पढ़ाएगा या मेरे से कम। अगर मेरे जैसा पढ़ाएगा बिल्कुल, फिर बोलो सर हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें शक्ल से या नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जैसा ही होना चाहिए, फिर हम एक्सेप्टेड है, राइट ना? तो फिर मैंने अपना क्या ले आया? सब्सिट्यूट। तो सब्सिट्यूट जो गुड्स होती है ना, हमेशा पहले उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, और हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि सैमसंग और एलजी दोनों की क्वालिटी क्या है? सेम है, टेक्नोलॉजी सेम है, सेम ही है। तब ऐसा होगा कि जब सैमसंग एक ऑफर देगा ना, तो पक्का एलजी कस्टमर कहाँ चला जाएगा? सैमसंग। जब क्वालिटी सेम नहीं होगी ऐसा नहीं होगा। जैसे हमारे केस में ऐसा नहीं होता, अगर मैंने आपको 1 मंथ टीच कर दिया, उसके बाद आप कहीं भी और पढ़ के देखोगे तो आप शिफ्ट हो ही नहीं पाओगे वहाँ, जब तक आपका कोई और रीज़न हो, बहुत बड़ा रीज़न हो, क्योंकि आपको फिर सेम जैसी चीज़ चाहिए होंगी। अगर वो नहीं मिलती तो आप मुझे कभी भी सब्सिट्यूट नहीं करोगे। सब्सिट्यूशन बहुत मुश्किल होती है, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, टीचर्स की हो, या किसी और की हो, है ना? हम जब हमें हमें एक अच्छी चीज़ मिल जाती है तो हम उसको चेंज जल्दी जल्दी नहीं करते। तो इस तरह से बेटा सब्सिट्यूट इफेक्ट बोलते हैं इसको। जब जब सैमसंग का प्राइस कम होगा, एलजी के कस्टमर्स सैमसंग पे शिफ्ट होंगे, इसको बोलते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट। तब तक एलजी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव, डायरेक्ट, क्योंकि उधर से प्राइस कम होगी, इधर से डिमांड कम होगी। क्लियर? अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल कोट करता हूँ, जो सीबीक्यू क्वेश्चंस आएंगे ना आपके, ये सब हम आपके ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, उसमें डाला करेंगे। मैं बोला करूंगा पेप्सी की पेप्सी की प्राइस कम होगी, बताओ कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एक वर्ड बोलो बेटा, दोबारा सुन लो। पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो कोक की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज। क्योंकि अब आप पेप्सी पीने लग गए। अब उसका क्या है, पेप्सी कोक सेम सेम होते हैं, ब्लैक ब्लैक ही है, तो कोई बात नहीं, कोक नहीं तो पेप्सी सही। अब आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपको पेप्सी सस्ती मिल रही है तो पेप्सी पिला दो, क्या दिक्कत है? चीज तो वही है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि पेप्सी घटिया है, कोक अच्छा है, दोनों सेम आपस में क्या है? कॉम्पिटिटर है ऑलवेज, राइट? इसलिए हम उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। अमूल आइसक्रीम का रेट बढ़ गया तो कोई बात नहीं, दूसरा ब्रांड भी है, वाडीलाल ले लो, वहां का प्रोडक्ट भी अच्छा होता है। तो हमेशा सब्सिट्यूशन चलेगा जब आप बोलोगे। लेकिन जब जब अमूल का रेट बढ़ेगा तब तब बंसल आइसक्रीम का क्वालिटी सॉरी डिमांड बढ़ेगी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बंसल आइसक्रीम्स में इतना अच्छा आइसक्रीम नहीं बनाता। तो इसलिए बंसल जैसे मैं घर में बनाता हूँ, तो वो क्या है? बंसल आइसक्रीम, उसका कंपैरिजन अमूल के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ब्रांड ही नहीं हूँ। तो आप यही बोलोगे सर जब जब अमूल का प्राइस बढ़ेगा हम आइसक्रीम आपसे खरीदेंगे, मेरा कंपैरिजन नहीं है, वाडीलाल का है। तो वो है सब्सिट्यूशन। आई थिंक क्लियर हो गया? चलिए आगे। तो ये एग्जांपल्स आपके दिमाग को सेट कर देंगी इन पॉइंट पे कि डिमांड के जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन से हैं? और रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती हैं, एक सब्सिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए बेटा हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं ना, हम ये दो चीजें जरूर देखते हैं, एक वो किससे चलती है, एक उसका कॉम्पिटिटर कौन है। ठीक है? कार खरीदते वक्त आप दो चीजें क्या देखते हो?
कि मैं मारुति की कार लूँ कि होंडा की, यही देखते हो, या कोई भी दो ब्रांड्स। फिर दूसरा, एवरेज किसकी ज़्यादा है। पता चले कि कार तो अच्छी है लेकिन एवरेज कुछ भी नहीं, आप तो लुट गए एक साल में ही पेट्रोल के अंदर। तो ऐसा भी ना हो, है ना। फिर सॉन्ग बनते हैं ना उसके ऊपर, है ना, लुट गए हम तो पेट्रोल की प्राइस में। नाउ नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पढ़ लेना, मैंने सारा समझा दिया, है ना। नोट्स रीड करना आपका काम है, मेरा काम है समझाना। आगे है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा ये। तो यहाँ चलते हैं एग्जाम्पल में। कंज्यूमर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हम लोग होते हैं वहाँ पे, है ना। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। तो बेटा पार्टिसिपेट करो आप लोग जितने भी क्लास में हो। मेरा एनर्जी लेवल कितना ज़्यादा है क्योंकि मेरा ये लेक्चर आगे 200 बच्चों ने सुनना है, बताया ना आपको। यहाँ जो ऑफलाइन रिकॉर्ड होगा ये मोबाइल ऐप में आएगा, फिर ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा, है ना। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी, रिकॉर्डेड आपके लिए भी। अच्छा, आपके लिए काम तो आएगा क्योंकि जब भी आप भूल जाओगे लेक्चर सुन लेना, जब भी एब्सेंट हो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये तो आपके लिए एड ऑन सर्विस है ही है ना। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बाद में इस लेक्चर के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो समझो मेरी एनर्जी लेवल ये है कि इस साल +1 में जो भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट कभी भी आएगा, अब मैंने दोबारा नहीं पढ़ाना उसको, ये वो लेक्चर सुनेगा, क्योंकि यहाँ दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं है। जो बातें अगर मैंने रिकॉर्ड कर दी ना स्क्रीन में, वो रिकॉर्ड होगी। इसलिए आप लोग भी इंजॉय करो उस चीज़ को, क्योंकि ये लेक्चर आगे जाके हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा और मुझे इससे इनकम होने वाली है ना। हर एक स्टूडेंट इसको सुनेगा। मोबाइल ऐप पे 200 से 300 स्टूडेंट हमारे होते हैं हर साल जो रजिस्टर करते हैं, जो कोई कहीं से है, शिमला से, पंजाब से, कहीं से भी है, वो सब लोग सुनते हैं इन लेक्चर्स को, क्योंकि उनको अपने लोकल लेवल पे इतनी अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती। तो इसलिए इसलिए मेरा तो बेटा एनर्जी लेवल हमेशा इतना ही रहेगा। अगर क्लास में कई बार आप नहीं भी होगे तो हम खाली क्लास में भी ऐसे एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देते हैं। हाँ जी, इनकम में 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर, और एक है इंफीरियर क्वालिटी। जब तुम कंज्यूमर होते हो ना, इनकम की बात आती है। ये बताओ बेटा, जब जब आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी डिमांड सुपीरियर चीजों के लिए बढ़ेगी कि कम होगी। बढ़ेगी। मतलब ब्रांड्स पे जाओगे कि नहीं। और जब जब इनकम बढ़ेगी, डिमांड किसकी कम होगी। इंफीरियर क्या होता है। लो क्वालिटी, वेरी गुड, लो क्वालिटी। और सुपीरियर क्या होते हैं। ब्रांड्स, ब्रांड्स या हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी मतलब की। तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी की इनकम कम थी पहले, तो वो ढाबे पे खाना खाता था। ऐसा देखा ना आपने, बहुत से लोग बेचारों की इनकम कम होती है ना, तो वो एक ढाबे पे खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं ना, क्योंकि वहाँ 40-50 रुपीज़ की प्लेट मिल जाती है। 1 प्लेट में जितना मर्जी खा लो, 50 रुपीज़ में। अब क्योंकि आपको पता है ढाबा घटिया है, वो घटिया सामान बेच रहे हैं, पर मजबूरी है, तो हमारी डिमांड क्या होती है, उसके लिए होती है। लेकिन जैसे से इनकम बढ़ती है, जैसे से इनकम बढ़ती है, आप ढाबे से 5 स्टार तक पहुंच जाते हो, है ना। तो कई लोगों की स्टोरी है कि जब मैं मुंबई आया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं रोड पे सोता था, है ना। फिर मुझे मूवीज़ में काम मिलना शुरू हो गया, फिर मैं बेस्ट एक्टर बन गया, सुपर एक्टर बन गया ना। तो अब वो सुपरस्टार बन गए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो सुपरस्टार बन गए। जब सुपरस्टार बन गए तो आपको क्या लगता है, ढाबे बैठ के खाना खाना। तो सुपरस्टार तो 5 स्टार होटल में मिलेगा, है ना। तो हमारे सलमान खान कभी भी आपको ढाबे पे तो मिलेंगे नहीं। अब वैसे मस्ती में खड़े हो जाए तो अलग बात है वहाँ जाके, लेकिन 5 स्टार होटल में ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब जब उनकी इनकम बढ़ गई तो उनकी डिमांड किसके लिए बढ़ गई, सुपीरियर के लिए। पर सेम टाइम पे किसकी डिमांड कम होगी, इंफीरियर के लिए। अब घर की एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक समझ आओगे। मेरे घर का ये रूम है, इस रूम की इस विंडो में पहले कूलर लगा हुआ था। क्या लगा था, कूलर। क्योंकि मेरी इनकम नहीं थी ज़्यादा, है ना, मैं एक सिंपल से जॉब करता था। और ऐसे मेरी एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ गए। वो एक्टिंग ऐसा करता हूँ आपको लगता है जैसे सच मेरी बात हो रही है ना। वो एक, हम लोग अच्छे एक्टर भी होने चाहिए ना, टीचर्स। तो मेरे घर की विंडो थी, उसमें कूलर लगा हुआ था, मेरी इनकम बहुत कम थी। फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते गए, इनकम बढ़ती गई, तो आपको क्या लगता है इस कूलर को हटा के मैंने क्या लगाया होगा यहाँ, नहीं, विंडो एसी।
कौन सा एसी? फिर जैसे से मेरी इनकम बढ़ी मैंने क्या किया होगा? स्प्लिट एसी। सेकंड हैंड। फिर जैसे से इनकम बढ़ी होगी नया। नए में भी आपको पता है क्वालिटी वाइज होते हैं। जैसे से इनकम बढ़ी वो भी हटवा दिया। अब मतलब हाँ, अब वो जैसे होता है ना डेकिन, ओ जर्नल, ये ब्रांड्स होते हैं, तो मैंने ई वाले लगाने शुरू कर दिए। तो ये है पॉइंट बेटा। ओ जर्नल एसी का प्राइस सबसे ज़्यादा महंगा है मार्केट में। जहाँ वो 80,000 का है वहाँ आम एसी 50,000 का मिल जाएगा। तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी मैं पक्का एक क्वालिटी पे जाऊंगा। किस पे जाऊंगा? क्वालिटी पे। और मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि वहीं उसी जगह पे पहले कोई और कंपनी का लगा हुआ था, फिर वो हटा के मैंने वो लगा दिया। तो ये हमेशा होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है आपके टेस्ट में फर्क आता है हमेशा। तो आप एक कंज्यूमर हो, आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है। फिर आप उन फ्रेंड से बात करना छोड़ देते हो जो बेचारे गरीब होते हैं, है ना। होता है ना, अब इसका टाइम बदल गया, दिमाग बदल गया, अभी हम जैसे लोगों से बात नहीं करता है। ऐसे डायलॉग मिलता है ना आपको। तो इसलिए आपका वो फ्रेंड जो आपके साथ बैठ के ढाबे में खाना खाता था, आज 5 स्टार होटल में आपको पहचानता भी नहीं है। तो राइट, तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इनकम। ये एक मैजिकल चीज है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपकी डिमांड बढ़िया के लिए ज्यादा होती है, घटिया के लिए कम होती है, इंफीरियर क्वालिटी के लिए कम होती है, सुपीरियर के लिए बढ़ती है। इसलिए जब मेरी इनकम ज्यादा होती है, मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं मैं ड्राई फ्रूट्स रखता हूँ, और जब मेरी इनकम कम होती है मैं पीनट्स रखता हूँ। समझिए ना। तो डिमांड फॉर पीनट्स एंड डिमांड फॉर ड्राई फ्रूट्स किस पे डिपेंड है? इनकम पे। तो हम जब बड़े लोगों के घर जाते हैं तो ट्रे में ड्राई फ्रूट्स ही आते हैं। ये एक सिंबल है उनके इनकम का। वो पीनट्स नहीं रखेंगे आपको कि 10 रुपीज का पैकेट ओपन किया और पीनट्स रख दिए, और एक बिस्किट और पीनट्स, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है। ये रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे और आपके घर की एग्जाम्पल, राइट। तो फिर हम बोलते हैं नहीं, इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पता ना सा, नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट नहीं, स्प्राइट छोड़ो, जूस लेके आते हैं। तो हम क्या शो कर रहे हैं? इनकम, कि हम रिच हैं। देखो हम रिच है तो हमको कितना अच्छा कर रहे हैं। एक बड़े होटल में खाना खाने ले जाते हैं, डिनर कराने उनको, है ना। ढाबे पे जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे? होटल में, बेस्ट होटल में। तो ये है, फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे बच्चे का और 3-4 लाख रुपए बर्बाद कर देंगे उस पर, फर्स्ट बर्थडे पे। तो ये रिच लोगों की पहचान है। वो फर्स्ट बर्थडे पे 4-5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, जितने में किसी गरीब की बेटी की मैरिज हो जाती है। वॉट इट, समझे एग्जाम्पल? इमोशनल तो नहीं हुए ना? चलिए, एग्जाम्पल का पार्ट था वो। अब इनकम में क्या लिखा हुआ है आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर दो केस में चलती है बेटा। एक इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और दूसरा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो जब जब इनकम बढ़ेगी, हाँ जी, जब जब धरती पे इनकम बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। नॉर्मल मीन सुपीरियर, हाँ, नॉर्मल मीन सुपीरियर। जैसे एप्पल नॉर्मल गुड्स है, अच्छा लगता है मेरे को, सुपीरियर है, 300 रुपये किलो आता है तो ठीक लगता है ना। लेकिन अब ये जो दूसरा घटिया वाली चीज है वो घटिया उसके सामने। तो हर एक सुपीरियर सामने क्या है? इंफीरियर। ये तो देसी घी और डालडा घी क्या है? देसी घी वो नॉर्मल है, इसलिए मैं गोपाल स्वीट्स पे जाता हूँ क्योंकि देसी घी की मिठाई मिलती है। लेकिन आपको मार्केट में एक ऐसी शॉप भी मिलेगी जहाँ वही लड्डू 200 रुपये किलो मिलेगा। अभी आपकी चॉइस है, आपको डालडा घी का खाना है या देसी घी का। मार्केट में डालडा घी का लड्डू 200 रुपये किलो है और देसी घी का 600 रुपये किलो है। शॉप आपको पता है कौन सी है, आपकी चॉइस है, आप जाते भी होगे स्वीट्स लेने। ठीक है जी। तो इसलिए बेटा आपका जब जब इनकम बढ़ेगा आपके हिसाब से जो नॉर्मल है, जो सुपीरियर है, उनकी डिमांड बढ़ेगी। आपके लिए नॉर्मल एसी है। देखो आप क्या सोच रहे थे, आपके ट्यूशन पे क्या लगा हुआ? एसी लगा होगा। पर घटिया क्या होता, और यहाँ पे हमने कूलर लगा था, बड़ा सा कूलर लगाया था और उसकी आवाज आ रही होती, अब बोलो सर या तो कूलर चलाओ या आप चला लो या तो हमें आपकी बात सुनेगी या कूलर की, दोनों में से एक बोलेगा। अब मैंने फिर कूलर बंद कर दिया, भाई मैं तो बोलना ही है, फिर गर्मी लग रही है आपको। इसलिए नॉर्मल सी बात है कि जब आप पढ़ने आओगे यहाँ पे तो एसी तो मिलेगा, बट अजीब सी बात क्या है कि क्लासरूम में क्या लगा है? कूलर। इसलिए इंफीरियर गुड्स को घटिया बोला गया और सुपीरियर गुड्स को नॉर्मल गुड्स बोला गया कि नॉर्मली देखो एसी तो लगना चाहिए, क्योंकि एसी में पीसफुली पढ़ रहे हैं, वो भी विंडो एसी में नहीं पढ़ सकते। तो ये दोनों पॉइंट है। विंडो एसी क्यों सस्ता है? उसमें आवाज़ आती है। तो अगर मैंने यहाँ पे विंडो में 2 एसी लगाए होते, पहले कोचिंग सेंटर्स में विंडो एसी होते थे, अब सबको बात समझ आ गई।
कि विंडो एसी में इतनी आवाज़ है कि स्टूडेंट आपकी आवाज़ पहचान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, तो सबने विंडो एसी हटा के क्या लगा दिए, स्प्लिट एसी। तो यहाँ शांति है, आपको एसी की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ मेरी ही जा रही है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है। क्लियर? डिमांड फॉर, ये एग्जाम्पल आपको एनवायरनमेंट में मिलेंगी, आप अपने घर जाओगे तब भी मिलेंगे आपको ये, कि विंडो एसी है कि स्प्लिट एसी है कि कूलर है। ये इनकम की निशानी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सबसे पहले बोलोगे इसको तो हटाओ, कूलर को, वो सेल लिया, अब तो क्या आएगा, एसी आएगा, विंडो या स्प्लिट वट। ठीक है? कुछ लोग विंडो एसी की आवाज़ से परेशान है, वो कहते जब मेरी इनकम बढ़ेगी ना सबसे पहले तेरे को निकालूंगा, क्या लगाऊंगा, स्प्लिट एसी। ऐसे होते हैं हमेशा, नॉर्मल एंड इन्फीरियर। इसलिए आजकल नई कोठी जो बनती है, नए घर बनते हैं, पहले स्प्लिट एसी लग जाती है। तो एक बजट होता है ना उनका कि 1 करोड़ लगाना है कोठी पे, 2 करोड़ लगाने हैं, तो ये इनकम बोलती है। तो इनकम से बढ़ने से किसकी डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की, रिलेशनशिप डायरेक्ट। और उसी टाइम पे किसकी डिमांड कम होगी, घटिया चीजों की, वहां रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव। तो आपको रिलेशन समझना है, डायरेक्ट या इनवर्स, है ना। मेरा ट्राई ये रहेगा कि जब मैं इकोनॉमिक्स आपको कराऊं कभी भी कोई भी लेक्चर, है ना, थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा बेटा, ये आपको 90% क्लास में समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा, बट 10% घर पे पढ़ना है, मतलब उसको रिवाइज करना है बस, फिर हो गया काम अपना, बस बढ़िया। उसके बाद टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस। क्या डिमांड इस पे डिपेंड है, बहुत ज्यादा, कि सर बस फैशन ही तो है मेन, हम वो खरीदते हैं जिसका फैशन होता है, और फैशन की चीज महंगी होती है सस्ती होती है, महंगी होती है। जिसका फैशन है, ट्रेंड है, उतना ही वो महंगा है ना। जिस टाइप का डायमंड फैशन में है वो डायमंड सबसे महंगा होगा, लेकिन हम फिर भी खरीदते हैं। आपको लगता है डायमंड की डिमांड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितना भी अपर सेक्टर है, रिच सेक्टर है, रिच सेक्टर डायमंड्स भी खरीदता भी है और गिफ्ट भी करता है। उनके घर में ऐसा होता है कि इस बार आपको डायमंड सेट दिलाने, गिफ्ट कर दीजिए डायमंड। हाँ, उसमें क्या है, कोई भी घर में किसी को, उसमें क्या बेटा, ऐसे थोड़ी कि फ्रेंड को गिफ्ट कर रहे हैं, मतलब घर में किसी को, है ना। तो सपोज पहला बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उस पर डायमंड का एक सेट गिफ्ट किया गया, और भी बंदे को पैसे बहुत हैं, इंडस्ट्रिस्ट है, तो वो डायमंड सेट ही तो देगा, है ना। वो डुप्लीकेट सेट थोड़ी देगा 10,000 का, वो तो 5 लाख का गिफ्ट देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ फैशन उस चीज का है, किसका है, फैशन डायमंड का है। आजकल गोल्ड का फैशन नहीं रहा, किसका आ गया, डायमंड। दूसरा था टेस्ट। जब हम एक बड़े महंगे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम बोलते हैं सर मजेदार फूड है, खा के देखो, है ना, अल्टीमेट फूड है, क्वालिटी भी है, बट बिल भी ज़्यादा आता है। लेकिन हम बोलते हैं नहीं सर कुछ नहीं, बिल को छोड़ो, उसको दिल पे मत लो, टेस्ट की बात करो, टेस्ट अच्छा है। तो इसलिए डिमांड किसकी होती है, टेस्ट की। अच्छा दूसरी बात, जब टेस्ट की बात आती है हम प्राइस को मैटर नहीं कर रहे, इसलिए इनको अदर फैक्टर्स बोलते हैं, प्राइस डजंट मैटर। फिर ऐसे तो दुबई जाएगा घूमने, आपको लगता है इंडिया से लोग दुबई जाते हैं घूमने, और तो जाते ही, आम बात है। तो फिर क्यों जाते हैं, शिमला क्यों जाते हैं, तो उनका वो फैशन हो गया। आजकल फॉरेन कंट्री जाके घूमना क्या हो गया, फैशन। फिर लोगों को बताने के लिए होता है वो, कि देखो हम इस बार वेकेशंस दुबई प्लान कर रहे हैं, जानबूझ के बताया जाता है। और जिनको बताना रह जाता है उनको फेसबुक पे डाल दो, उनको पता चल जाता है। तो जैसे कोई दुबई जाता है इतना एक्साइटेड होता है कि एयरपोर्ट से ही पिक्स पिक्स भेजना शुरू कर देता है ना, वेटिंग फॉर दिस लाइक दैट। वो पिक्स ऐसी शेयर करता है कि सबको समझ आता है कि दुबई जा रहे हो। फिर दुबई पहुंचते ही डालेगा, जितना घूमेगा उतना डालेगा। किसको दिखा रहे हो आप, सोचो, सोसाइटी को। आपकी फैमिली तो आपके साथ है, फिर किसको दिखा रहे हो, सोसाइटी को। अगर मैं अपनी वाइफ के बर्थडे पे अपनी वाइफ को या अपने बेटे को फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे लिख रहा हूँ, है ना ट्रेंड ये, मैं किसको बता रहा हूँ, मेरे साथ तो है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं हैप्पी बर्थडे माय सन, गॉड ब्लेस यू। किसको, सन तो आपके पास है, कर दो फेसबुक पे क्यों डाल रहे हो ये बात, स्टेटस क्यों डाल रहे हो सोसाइटी को। ये जो शो ऑफ है ना, ट्रेंड है, ये बड़ा डिमांड में है। इसलिए फेसबुक की डिमांड है, इसलिए व्हाट्सएप स्टेटस की डिमांड है। ठीक है, हम क्यों दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दुबई जाते ही हम स्टेटस डाल देते हैं लाइक दैट। ठीक है, ये डिमांड की बात है। तो जब तक आपकी डिमांड फैशन के हिसाब से चेंज होगी तब तक आप ट्विटर पे, फेसबुक पे पाए जाओगे, राइट। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब होता है कि आपके लिए आज क्या प्रेफरेंस है ना। सपोज आपका कल एग्जाम है और आप जो आपको एक फॉर्म भरना है जरूरी, और वो 2,000 का है, तो क्या वेट करोगे आप कि कोई बात नहीं अगले साल भर लेंगे, हो सकता है कल को रेट कम हो जाए,
आप अपना एक साल कम नहीं करोगे, खराब नहीं करोगे। हम हमेशा क्या देखते हैं, अपना टेस्ट, अपनी फैमिली का कल्चर, फैशन, इन सब पे हमारी डिमांड डिपेंड होती है। बस ओवर कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट लेता हूँ फिर क्लास ओवर करते हैं। एक्सपेक्टेशन बेटा, एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है? ब्रेक पे बेटा आपने सिर्फ 5 मिनट्स के लिए जाना है, आप लोग 15 मिनट ब्रेक लेके आए हो, फिर हम यहाँ लेट हो जाएंगे, मेरा नेक्स्ट बैच होता है, फिर नेक्स्ट बैच होता है, मैं रात को 9:30 फ्री होता हूँ, उतना लेट हो जाऊंगा। एक्सपेक्टेशन का मीनिंग, हम फ्यूचर में प्राइस को लेके एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ और बाय चांस मेरा फ्रेंड बोल दे कि तो अभी रुक जा, अभी 6 महीने बाद प्रॉपर्टी का रेट डाउन होने वाला है, अभी गवर्नमेंट बदल जाएगी, जैसे गवर्नमेंट बदलेगी रेट डाउन हो जाएगा, मान लो ऐसा कोई बोल दे। ऐसा एक इंसान तो निकल ही आता है दुनिया में जो आपको ऐसा बोल देता है, फिर आप क्या करोगे, खरीदोगे या रुक जाओगे? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि फ्यूचर में रेट कम होने वाला है ना। अब प्रॉपर्टी छोड़ो वो तो बड़ी बात है, अगर कोई पेट्रोल पंप पे लाइन में लगने लगे, वो भी आपको बोलते हैं भाई साहब को पता है रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल का रेट 20 रुपये लीटर कम हो रहा है। अच्छा कम हो रहा है, गाड़ी घुमाई निकल गई, कोई बात नहीं कल डलवा लेंगे, क्या इमरजेंसी है, अभी तो है ही है गाड़ी में। हम लोग पेट्रोल तक नहीं भरवाते, और इतनी बड़ी गाड़ी क्या तुम चला रहे हो, क्या 10 रुपए से तुम इफेक्ट? हाँ होता हूँ, क्योंकि ये डिमांड का फैक्टर है, ये हम सबको इफेक्ट करती है, ये मेरी भी बात है और आपकी भी। तो जब जब पेट्रोल का रेट अगले दिन 10 रुपये कम होने वाला होता है, तब तब पेट्रोल पंप से हम दूर हो जाते हैं। और ये उल्टा बोलूँ अगर मैं अभी बोलूँ, बेटा मेरे पास अभी एक न्यूज़ आई है, अभी सीक्रेट आई है, अभी रात को 12 बजे के बाद पेट्रोल का रेट 120 रुपये होने वाला है, जैसे सुना, नहीं नहीं उल्टा, अभी एकदम से यहाँ से निकलोगे, सबको मैसेज डाल दोगे, पापा को, कजन को, ब्रदर को, हाँ, और सब लोग, मैं तो ऐसे फन किया था, सब लोगों ने, आपको देखोगे पेट्रोल पंप पे इतना रश होता है जब ये न्यूज आती है कि 12 बजे के बाद पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है। हर कोई, बड़े डॉक्टर्स इतनी इनकम लेके बैठे हुए हैं, और क्या तुम 200 रुपए के बिल से डरते हो? निकल पड़ते हैं, वो लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते नहीं कि हम लोग कौन है ना। मैं बोलता बेटा आज ग्रुप हो नहीं पाएगा, जल्द मैं थोड़ा सॉरी जा रहा हूँ, मैंने कार पे पेट्रोल फिल कराने, मतलब मैं 200 रुपये के चक्कर में अभी क्लास कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि हम डिमांड से इफेक्ट होते हैं ना, डिमांड हमें कंट्रोल कर रही है। वो कहती है अगर आपको पता चल गया ना पेट्रोल रेट बढ़ने वाला है, हर कोई 12 बजे से पहले आपको पेट्रोल की लाइन में लगा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, क्या बोलते हैं? अगर मुझे, लेकिन प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हुआ, अगर मुझे ये लगे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो मेरी डिमांड आज कम हो जाएगी। डिमांड तो आज ही कम होगी, प्राइस कब बढ़ना था? फ्यूचर में, पता नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये भी नहीं पता। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, सॉरी बढ़ने वाला है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड कम होगी। तो यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसे जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना, बाकी ऊपर के सारे फैक्टर देखते ही हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, वो देखते ही हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि कल क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कल का रेट कम हो जाए। अगर मैं बोलूँ बेटा अगर आप नेक्स्ट मंथ एडमिशन लोगे तो आप, मेरी फीस 5,000 कम होगी, तो आप लोग सर ठीक है नेक्स्ट मंथ ही ले लेंगे, रुक जाते हैं। नहीं मैं वहाँ तो नया बैच स्टार्ट करूँगा, उसमें लॉस है आपको, पढ़ाऊंगा तो नहीं। पर अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि बेटा जो जुलाई में एडमिशन कराएगा उसकी फीस 5,000 कम है, जो जून में कराएगा उसकी फीस ज़्यादा है, सिलेबस सेम कराएंगे, क्वालिटी सेम होगी, सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, और सर ठीक है उसमें क्या है, 15 दिन और इन्जॉय कर लेते हैं, लेट ही आ जाएंगे, तो प्रेजेंट में डिमांड कम होगी कि नहीं? अब ऐसा होने वाला नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है। अगर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मंथ ऑफर आने वाला है कंपनी का, क्या मिलेगा? डिस्काउंट, सबकी डिमांड कम हो जाएगी। लो जी बस इतना करेंगे आज सर, उस टाइम डिमांड कम होगी, बाद में तो बढ़ जाएगी। लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही ना, आज डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? मेरा इतना बोलते ही पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, आपकी आज ही डिमांड बढ़ेगी, चाहे ऐसा हो ना। सब लोग रश हो गए ना क्लियर जी। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मार्केट डिमांड फंक्शन पे आएंगे। आज हमने क्या किए, कौन से फंक्शन किए? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जिसमें मेरी और आपकी बात थी। मार्केट में हम सब लोग हैं, वहां आएगी।